माता की। आईटी सर्विसेज की आज विभिन्न सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, प्रमुख सचिव साहब श्री फनी साहब, सचिव आईटी श्री नितेश झा जी, महानिदेशक यूकॉस्ट श्री दुर्गेश पंत जी, संजय गुप्ता जी और उत्तरकाशी आपदा में जो स्पेशल ड्यूटी पर हैं डायरेक्टर आईटीडीटीए श्री गौरव कुमार जी और यहां पर उपस्थित सभी उत्तराखंड सरकार के सभी सचिवगण, सभी अपर सचिव, विभागाध्यक्ष और यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में यहां मुख्य सेवक सदन में पधारने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज विश्व युवा दिवस है। विश्व युवा दिवस की भी आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण पहलों की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया, आज हम यहां पर डिजिटल उत्तराखंड ऐप S3 WAS प्लेटफॉर्म पर आधारित विभिन्न विभागों की 71 हो गई ना, 71 वेबसाइट का हम सब ने आज यहां पर लोकार्पण किया है। वहीं जो एक विषय अतिक्रमण को लेकर मैं हमेशा हर एक मंच पर बोलता हूं और कई बार बड़े प्लेटफॉर्म पर, नेशनल मीडिया या अन्य स्थानों पर मुझसे प्रश्न भी पूछा जाता था कि आप कुछ लोगों को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं वहां कहता हूं, अभी तक कहता आया कि अतिक्रमण सही है कि गलत है, अवैध कब्जा क्या आप इसको ठीक मानते हैं? तो जो भी मुझसे प्रश्न करता था वो निरुत्तर हो जाता था। तो आज ये सच में मैं तो बहुत आज खुशी मुझे हो रही है कि आज अतिक्रमण की निगरानी का भी आज यहाँ पर एक वेब आधारित ऐप्स की हम शुरुआत कर रहे हैं और इससे हमें पता लग पाएगा। और कल ही मैंने एक ये भी प्रावधान करने के लिए कहा है मुख्य सचिव महोदय को कि जितने भी हमारे नदी, नाले, मुहाने ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जो निर्माण कार्य हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उसकी भी देखरेख की जाए, जिससे कि हम भविष्य में होने वाली तमाम प्रकार की आपदाओं से बचाव कर पाएं, पर्यावरण की हानि को रोक पाएं, प्रकृति के कहर से बच पाएं, प्राकृतिक आपदाओं से बच पाएं। क्योंकि जब जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी जरूर कहीं ना कहीं उसका प्रत्युत्तर हमको देती है। तो इसलिए ये काम भी कल से प्रारंभ हुआ है, तो उसमें भी इससे बहुत मदद मिलेगी। कूड़ा प्रबंधन के लिए, स्वच्छता वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी आज वेबसाइट की शुरुआत हो रही है। और इतना ही नहीं, हम सीएम हेल्पलाइन 1905 को AI से जोड़कर उसको और अधिक दक्ष बनाने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी नवाचार न केवल शासन व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाएंगे, बल्कि विभिन्न सेवाओं में गति एवं पारदर्शिता भी लाएंगे। आप सबको पता है, प्रत्येक माह 1905 की मैं समीक्षा करता हूं और उसके पीछे हेतु है कि लोगों को जो हमारी सेवाएं हैं
वो घर बैठे हुए आसानी से प्राप्त हो, उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं आसानी से मिलें, उनके जीवन में आने वाली परेशानियां, उनके सामने होने वाली चुनौतियां और जो उनकी शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि जो ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी तकनीकी और नवाचार की सदी है। इकोलॉजी, इकोनोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब हमारे आज ये मूल मंत्र बन चुके हैं और हम सबको इसको आत्मसात करना होगा। आज दुनिया के सभी अग्रणी देश तकनीकी के माध्यम से अपने प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी और नागरिक केंद्रित बना रहे हैं। भारत में भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से प्रौद्योगिकी का, नवाचार का बहुत विस्तार हुआ है। यूपीआई पेमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और मुझे अभी आत्मनिर्भर भारत और डिजिटलाइजेशन पर एक मुख्यमंत्री परिषद में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने का अवसर मिला था, तो वहां भी मैंने ये बात रखी थी। आप सबको याद होगा कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तो उन्होंने जब इसकी बात करी कि हम सारी चीजों को डिजिटल करेंगे, तो कुछ लोगों ने उस समय बड़े प्रश्न खड़े किए थे, सवाल खड़ा किया कि अरे यहां तो इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, यहां पर मोबाइल ऐसे नहीं होते हैं, लोगों के पास सुविधा नहीं होती है। और मतलब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही तमाम प्रकार के प्रश्न आ गए। भाइयों बहनों, जब नीति और नियत और ठोस इरादा हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। राह बनती जाती है, रास्ता मिलता जाता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के अंदर होने वाला जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल है, वो पूरे दुनिया का 50% कहीं होता है तो वो हमारे देश में होता है। आज पश्चिम के भी बड़े बड़े देश ये देखकर अचंभित है कि भारत में एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाने वाली महिला हो, कोई चाय बेचने वाला हो, या आप सबने देखा होगा अभी दीपावली के अवसर पर मैं अक्सर डिजिटल पेमेंट करता हूं, जो हमारे कुम्हारों के द्वारा मिट्टी से बनाए हुए खिलौने हों, वो सारा का सारा डिजिटल से पेमेंट का लेन देन होता है। तो दुनिया के दूसरे देशों को आश्चर्य होता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसका उदाहरण है डिजिटल उत्तराखंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे ही अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, चाहे कोई प्रमाण पत्र बनाना हो, पेंशन से जुड़ी जानकारी लेनी हो, बिजली पानी के बिल का भुगतान करना हो, या फिर कोई कंप्लेंट करनी हो, शिकायत करनी हो। अब नागरिकों को इन कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए उनके संसाधन भी खराब होते थे, उनका समय भी जाता था। बल्कि कोई भी व्यक्ति अब अपने मोबाइल के माध्यम से इस प्रकार की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ये ऐप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को साकार करने में भी सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इन योर पॉकेट की एक नई अवधारणा की भी शुरुआत करेगा। इससे सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने पर, सरल और सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। और मैं भी अभी मुझे जैसे जैसे यहां पर एक एक ऐप का उद्घाटन लोकार्पण होता जा रहा था, तो नीतीश झा जी मुझे मोबाइल में बता रहे थे कि ये पूरा दिखा रहे थे कि, क्योंकि मैंने भी कई बार मीटिंगों में कहा कि ये बहुत बार क्या होता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग में बुला रहे हैं
लोग नहीं पहुंच रहे हैं। कई बार हमारी भी मीटिंग हो जाती थी। खैर अब तो सब आते हैं नीतीश जी, वैसे आपके ऐप से पहले ही आ गए हैं। तो बहुत बार कहते थे क्या हुआ जी, क्यों नहीं आए मीटिंग में, सूचना नहीं मिली, ये फाइलें कितनी पेंडिंग है, कोई उसका डाटा नहीं। एक बार फाइल यहां से ऊपर से लौटी मुख्यमंत्री कार्यालय से, उसके बाद ये मान लिया जाता था कि 6 महीने से पहले वो वापस फिर दोबारा नहीं पुटअप होनी है। हालांकि अब 3 महीने हो गया, वो भी फिर घूम के आती है ना। तो अभी ऐप बन जाने से अब वो फाइल कहीं नहीं घूमेगी, क्योंकि सबके पास डाटा होगा। पंकज जी आपके पास भी होगा, सिन्हा साहब आपके पास भी होगा। फनाई साहब की तो अच्छी बात है, ये फाइल कोई रोकते ही नहीं है। श्रीधर और हमारे सड़ुंगम साहब अब जो है फाइल रोकनी नहीं है, नहीं तो यहां डाटा आ जाएगा हमारे पास। इन्होंने मुझे दिखा दिया है कि जो है ये किसके पास कितनी फाइल रुकी है, ये पता लग जाएगा। ठीक है ना खैरवाल जी? हाँ, तो ये सारी चीजें अब इसमें हो जाएंगी। इसके साथ ही आज जो S3WAS प्लेटफॉर्म पर आधारित जो हमारी 71 सरकारी वेबसाइट लॉन्च की गई हैं, वे भी विभागीय जानकारी को सुरक्षित रखेंगी, त्वरित पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगी। और इतना ही नहीं, आज हम GIS आधारित वेब सेवा भी हम भी शुभारंभ कर रहे हैं, जो शहरी क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वालों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। और ऐसे समय में ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है जब हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हर शहर हमारा साफ हो, स्वच्छ हो, स्वच्छता हमारी जीवन शैली में हो, उसके लिए भी ये ऐप बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस ऐप के माध्यम से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि अब कोई भी गली, मोहल्ला या बाजार कूड़ा उठाने से वंचित न रहे। और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए भी एक वेब आधारित ऐप की शुरुआत कर रहे हैं। इससे अतिक्रमण की तस्वीर, वीडियो अपलोड हो सकेगा, जिससे संबंधित विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगे। वैसे मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमने कहा है कि कोई भी अतिक्रमण होता है, नदी नालों के किनारे कोई निर्माण कार्य होता है, तो शायद वो शासनादेश भी निकल जाएगा। अगर नहीं निकला होगा तो आप आज की कल वैसे हमने मीटिंग में कल एक बात कर दी थी, शायद निकल गया होगा या निकल जाएगा, कि अब जिसके क्षेत्र में भी ऐसे अतिक्रमण होंगे नदी नालों के किनारे, कोई सरकारी जमीनों पर, तो उस क्षेत्र के पटवारी की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के लेखपाल कानूनगो की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के SDM और तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी। उनका उत्तरदायित्व तो होगा, चाहे वो इस स्थान से ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह भी चले गए होंगे, तो भी उनकी वो जिम्मेदारी में शामिल होगा। जब भी उसकी जांच होगी तो इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन अब ट्रैक किया जा सकेगा। इससे शहरों में अतिक्रमण पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। भाइयों बहनों, 1905 CM हेल्पलाइन हमारे राज्य के नागरिकों और सरकार के बीच का एक बहुत संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज हम इस सेवा में AI आधारित सुविधाओं की भी शुरुआत कर रहे हैं। AI के माध्यम से शिकायतों का ऑटो कैटेगराइजेशन, त्वरित समाधान और फॉलोअप मॉनिटरिंग और भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। इससे नागरिकों की शिकायतें जहां एक और तेजी से दर्ज होंगी, वहीं उनका विश्लेषण और समाधान भी त्वरित गति से हो सकेगा। हमारा उद्देश्य है कि 1905 CM हेल्पलाइन में आने वाली प्रत्येक शिकायत का त्वरित और संतोषजनक समाधान हो सके, ताकि हमारे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कहीं भटकना न पड़े, समय पर उनको समाधान मिले, जो सेवाएं हैं वो सेवाएं मिले। भाइयों बहनों, आज हम राज्य में एक और ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और भूलेख डिजिटलीकरण जैसे कार्यों को भी विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, CM डैशबोर्ड जैसे माध्यमों से लोगों को घर बैठे ही अनेकों सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास रूम और E-लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी विस्तार कर रहे हैं।
हम दूरस्थ क्षेत्रों में अपने नागरिकों के लिए टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी सेवाओं के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह घर बैठे लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में हम अपनी सरकार पोर्टल द्वारा 85 से अधिक विभागों की 886 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज हम अपनी कैबिनेट की बैठकें भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे राज्य के लगभग 95% गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज भारत नेट फेज 1 के अंतर्गत 1849 गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं में सुधार हुआ है। भाइयों बहनों, जैसा आप सभी को ज्ञात है, हमारा राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। प्रत्येक वर्ष हमको इनका किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजिटल टेक्निक का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम राज्य में आपदा प्रबंधन, एआई बेस्ड नवाचारों के उपयोग, प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव आपदा प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने किसान भाइयों को एआई बेस्ड नवाचारों द्वारा और अधिक उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उन्हें कृषि संबंधी, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, बीज, उर्वरक और मंडी दरों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य भी मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि हमारे राज्य में पर्यटकों के लिए डिजिटल पर्यटन पोर्टल और मोबाइल ऐप्स भी प्रारंभ किए हैं, जिनके माध्यम से उनकी यात्रा को और सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। सारी उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद और अन्य पारंपरिक वस्त्र अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देश विदेशों के बाजारों तक भी पहुंच रहे हैं। इससे हमारे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को नई पहचान भी मिल रही है। आज हमारे राज्य में डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग का प्रसार दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, हम सरकार के कामकाज में भी डिजिटल भुगतान को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही हमने अधिकांश टेंडर प्रक्रियाओं को भी ऑनलाइन किया है। भाइयों बहनों, आज विश्व भर में एआई तकनीक का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में नई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके दुष्प्रभाव और इससे पारंपरिक रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखकर सजग रहना होगा। मेरा पर्सनली मानना है कि हमें इसे एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अब समय आ गया है, हमें अपने युवाओं को एआई फ्रेंडली बनाना होगा, क्योंकि जो इस तकनीक के साथ मिलकर चलेंगे वो भविष्य के बदलते हुए दौर में भी आगे रहेंगे। क्योंकि जितनी चुनौतियां आएंगी, जिस प्रकार के भी चैलेंज होंगे, वो उस पर पार पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने शिक्षा और प्रशिक्षण के ढांचे को इस प्रकार से तैयार करें जिससे हमारे युवा केवल एआई का ही उपयोग न करें, बल्कि उसके विकास में भी अपनी भूमिका निभा सकें। आज के इस अवसर पर मैं हमारे राज्य में नवाचार और डिजिटल क्रांति का सूत्रपात करने वाले आप सभी टेक योद्धाओं को हृदय तल से साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से, आप सबके समर्पण से आज हमारा प्रदेश न केवल तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में भी अपना अहम योगदान दे रहा है। जैसे सचिव महोदय ने कहा कि सच में हम एक आदर्श इस क्षेत्र में भी स्थापित करें, जिस राज्य में, देवभूमि में, जहां हिमालय है, हिमालय जैसे आदर्श पूरे देश और दुनिया के सामने रखें। और बहुत सारे आज नवाचारों के क्षेत्र में हो या ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, उन सभी में हम आज देश के सामने एक उदाहरण के रूप में हमारा राज्य प्रस्तुत हो रहा है। हमारे राज्य के
द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जो काम किए गए हैं, वो अन्य राज्यों के लिए भी आज एक उदाहरण बन रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं, जैसे कि भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए राज्य में नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत डिजास्टर रिकवरी के लिए भी एक अलग से मैकेनिज्म बनाया जाएगा। राज्य में शीघ्र ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एआई मिशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसे एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। गुड गवर्नेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए राज्य में नेक्स्ट जनरेशन रिमोट सेंसिंग एवं ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का विकास किया जाएगा। राज्य में एक विशिष्ट आईटी कैडर स्थापित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। इसके साथ साथ आज मैं हिलटेक से हाईटेक का मंत्र आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमारा राज्य एक सुंदर पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ तकनीकी रूप से दक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसी प्रकार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते रहेंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ इन सभी नवाचारों को प्रदेशवासियों को समर्पित करने के साथ ही आप सभी का एक बार धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।